गांव में छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की बनी हुई तलवार और धनुष बाण लेकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। जब गांव में ऐसा माहौल होना शुरू होता तो सबको गांव में होने वाली रामलीला को लेकर उत्सुकता होने लगती। रामलीला शुरू होने वाली थी। सभी गांव वाले इस बार भी और सालों की तरह रामलीला देखने की तैयारी करने लगे। सुना है इस बारी गांव की रामलीला बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बड़ा स्टेज लगाया जा रहा है और तो और कलाकार भी बाहर से बुलाए गए हैं। मैं तो सचमुच में रामलीला देखने ही इसीलिए जाती हूँ। जब वो लोग बोलते हैं और नाचते हैं कितने अच्छे लगते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर भगवान प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगती हूँ। जब कोई भी आपस में मिलते बस रामलीला के बारे में ही बात करते। इस बारी गांव के सरपंच ने एक बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन किया था। कलाकार भी बाहर से आ रहे थे, जिसके लिए सरपंच ने एक अच्छा खासा रुपया खर्च किया था। उधर दबंग चुड़ैल इन सब चीजों से बेखबर अपनी मस्ती में जंगल में बैठी हुई गाना गुनगुना रही थी। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। बहुत दिन हो गए गांव का चक्कर नहीं मारा। गांव से भी लोग यहाँ कम ही आ रहे हैं। बड़ी शांति सी छाई हुई है। गांव वाले भी मुझे तभी याद करते हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ जाती है। अपने अच्छे समय में तो कोई याद ही नहीं करता। इंसान की ये प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं हो सकती। खैर, ले देकर मेरे पास ये गांव है, ये जंगल है और इनसे जुड़े हुए लोग और पशु पक्षी ही मेरा घर है। वो याद नहीं करते तो क्या हुआ, मैं ही याद कर लेती हूँ। आज गांव जाकर देखती हूँ। दबंग चुड़ैल तभी वहां से गायब हो सीधा गांव में पहुंच जाती है, जहां बच्चे आपस में धनुष बाण, गदा और तलवार से खेल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब रामलीला शुरू होने वाली है। ये बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं इस तरह खेलते हुए। मैं भी इनके साथ जाकर खेलती हूँ। तभी दबंग चुड़ैल एक बच्चे का रूप भर लेती है और उन बच्चों के साथ जाकर खेलने लगती है। तुम कौन हो? मैं एक लड़की हूँ, मुझे भी अपने साथ मिला लो। देखो तो ये क्या कह रही है। अरे वो तो हमें भी पता है, तुम एक लड़की हो। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आई हो? मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, पर तुम इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ खेलोगे? मुझे भी ये सब खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम इन लड़कों के साथ में धनुष बाण से क्यों खेल रही हो? यहाँ आओ, हमारे साथ हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं। जब मेरा मन धनुष बाण चलाने का है तो मैं गुड्डे गुड़िया का खेल खेलूं, पर अगर मैं इस बच्ची के साथ नहीं खेली तो इसका दिल टूट जाएगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसके साथ गुड्डे गुड़िया का खेल खेल लेती हूँ, फिर बाद में धनुष बाण चला लूंगी। ऐसा सोचकर दबंग चुड़ैल उन बच्चों के साथ खेलने लगी। फिर वो वहां जाती है जहाँ रामलीला की तैयारी हो चुकी थी और रात को रामलीला होने वाली थी। वाह भाई वाह, गाँव के लोगों ने भी तरक्की कर ली है। इस बार तो काफी बड़ा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। सरपंच वैसे तो मुझे हर समय याद करता है, लेकिन इस बारी रामलीला पर उसने मुझे याद नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठकर रामलीला देखूंगी। तभी एक आदमी भागता हुआ वहाँ से आता है और सरपंच के घर की तरफ जाता है। सरपंच जी, गजब हो गया। कलाकारों का वो बक्सा गायब है जिसमें उनके कपड़े, गहने और सजने संवरने का सामान था। ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो, बहुत सारे बक्से उतरे थे, उनमें से किसी में होगा। अपनी कसम सरपंच जी, मैंने सारा सामान देख लिया है, लेकिन वो बक्सा नहीं और कलाकारों को तैयार भी करना है। थोड़ी देर में रामलीला भी शुरू होनी है। अब जब सामान ही नहीं होगा तो रामलीला कैसे शुरू होगी? ये सब भी आखिरी समय में होना था। चलो मैं साथ चलता हूँ। उस आदमी को ढूंढो जो सामान लेकर आया था। कहाँ रख दिया नालायक ने एक डब्बा। तब सरपंच भी परेशान हालत में रामलीला के मंच की तरफ जाता है। दबंग चुड़ैल सरपंच को देखकर जैसे ही खड़ी होती है, पर सरपंच परेशानी में चुड़ैल को नहीं देखता और सीधा टेंट के अंदर चला जाता है। लगता है कोई बात हो गई है, तभी तो सरपंच ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। पर मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, इतनी देर से एक बच्ची का रूप लेकर बैठी हुई हूँ। सरपंच मुझे पहचानेगा कैसे? तब दबंग चुड़ैल अपना लड़कियों वाला रूप ले लेती है और मंच के पीछे टेंट के पास जाकर वो छुपकर देखने लगती है। सरपंच जी, मैंने बहुत अच्छे से सारा सामान चेक किया था, उसके बाद ही मैं इस सामान को यहाँ लेकर आया हूँ। अब पता नहीं राम, सीता, लक्ष्मण के कपड़े कहाँ गए, उनका मेकअप का सामान कहाँ गया। तुम्हें पता है ना, रामलीला के कलाकारों को कितने घंटे पहले तैयार करना होता है। अगर वो तैयार नहीं हुई तो रामलीला कैसे होगी? अब तो बस एक ही उपाय है कि जहाँ से ये सामान आया है कोई बंदा वहां जाए और वहां से सामान ले आए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सामान क्या इस गांव से आया है जो तुम ऐसे कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस बार सारा सामान शहर से आया है, कलाकार भी वहीं से आए हैं। अब शहर जाकर ही सारा सामान कौन लेकर आएगा? मैं ला सकती हूँ सरपंच जी। अब आप तो मुझे याद करते ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपको याद कर लेती हूँ। वो शहर से आया हुआ आदमी दबंग चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, भागो रे, यहाँ तो चुड़ैल है। इस गांव में चुड़ैल रहती है। अरे भागो रे भागो। चुप हो जाओ, यहाँ गांव का बच्चा बच्चा दबंग चुड़ैल को जानता है, और ये जो तुमने इतनी बड़ी गलती करी है उसको ठीक भी दबंग चुड़ैल ही कर सकती है, वरना गांव में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है
हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इंसान चुड़ैल की मदद ले रहे हैं। वो आदमी दबंग चुड़ैल को एक बार फिर देखता है और बेहोश होकर गिर जाता है। तब सरपंच दूसरे आदमी से उसे होश में लाने के लिए बोलता है। दबंग चुड़ैल, अब तुम ही इस मुसीबत से हमें बाहर निकालो। कलाकार आ चुके हैं, उनका मेकअप होना है, उन्हें कपड़े देने हैं पहनने के लिए। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो रामलीला शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और मेरी बेइज्जती वो तो होगी ही होगी। तुम परेशान मत हो सरपंच, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूंगी। मुझे बताओ कहाँ रखा है वो बक्सा, मैं लेकर आती हूँ। किसी तरह उस आदमी को होश में लाया जाता है। फिर दबंग चुड़ैल को वो बताता है कि बक्सा कहाँ रखा है। मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया चुड़ैल, जाओ अब जाकर उस बक्से को ले आओ। तुम चुड़ैल किसे बुला रहे हो? हाँ, मेरा नाम दबंग चुड़ैल है। पहले प्यार से तमीज से मुझसे बात करो। तुम्हें देखकर मेरी जान निकल जा रही है और तुम्हें तमीज की पड़ी है। सरपंच, आप बाकी सारी तैयारियां देखें, मैं और ये अभी वो बक्सा लेकर आते हैं। नहीं नहीं, मैं एक चुड़ैल के साथ नहीं जाऊंगा। अरे कुछ पागल वागल हो क्या? कह तो रही हूँ मैं चुड़ैल नहीं दबंग चुड़ैल हूँ। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। अब समझ में आया दबंग चुड़ैल का मतलब क्या होता है? तब दबंग चुड़ैल उस आदमी का हाथ पकड़कर वहाँ से गायब हो जाती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ वो आदमी बक्सा भूल गया था। भगवान का शुक्र है ये बक्सा मिल गया। भगवान का शुक्र अदा कर रहे हो तो लगे हाथ मेरा भी शुक्रिया अदा कर लो। अगर मैं ना होती तो आज रामलीला भी नहीं होने वाली थी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, तुम्हारा भी शुक्रिया। चलो अब जल्दी चलते हैं। दबंग चुड़ैल उस आदमी के साथ बक्सा लेकर वापस आ जाती है। तब पता चलता है कि सारे कलाकारों को तैयार करने वाला कलाकार ही नहीं आया है। ये क्या बात हुई सरपंच? तुमने रामलीला तो करने की सोच ली, लेकिन कलाकार तुम्हारे काम के नहीं है। वो हमेशा गांव के लोगों के साथ ही रामलीला की है, इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं की, इसलिए थोड़ी गलतियां तो होंगी ही। मुझे पता है तुम हो तो रामलीला बहुत ही अच्छी होने वाली है। तब दबंग चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप भर लेती है और वहाँ जाकर कलाकारों का मेकअप करने लगती है। वो इतनी जल्दी जल्दी मेकअप कर रही थी कि सब कलाकार हैरान हो रहे थे। बस एक आदमी कोने में चुपचाप बैठा था। वो आदमी था जो बक्सा लेकर आया था। वाह भाई वाह, चुड़ैल बनने के बाद में तो एक चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ। जब मैं इंसान थी तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी, और अब चुड़ैल बनकर वो कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकती। वाह दबंग चुड़ैल, तुमने तो सारे कलाकारों को इतना सुंदर बना दिया है। चलो चलो बारी बारी से अपना रोल प्ले करो मंच पर जाकर। जिसको सीता बनना था वो अभी तक सीधे साधे सिंपल कपड़ों में खड़ी हुई थी। तुम भी इधर आ जाओ, तुम्हें भी तैयार कर देती हूँ। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है मैं इस रामलीला में सीता बनी हूँ, सीता जिसके बिना रामायण हो ही नहीं सकती। नहीं, ऐसा भी नहीं है, रामलीला तो तुम्हारे बिना भी हो सकती है। तुम्हें तो बहुत घमंड है अपने ऊपर कि तुम सीता बन रही हो। मैं तो हर बार सीता बनती हूँ, 3 सालों से सीता बन रही हूँ। अच्छा सीता जी, तैयार होने का क्या लोगी? मेरा दिन आज नहीं है, मैं कल तैयार होंगी। और सुनो, मुझे बहुत सुंदर तैयार करना, ऐसे जैसे कि अप्सराएं होती हैं। दबंग चुड़ैल के साथ में वो आदमी भी वहाँ से हंसता हुआ बाहर निकल आता है। तुम्हें किसने सीता बना दिया? तुम्हें पता भी है सीता माँ कितनी सरल और सीधी थी? मैं भी बहुत सीधी और सरल हूँ, तभी तो 3 साल से सीता बन रही हूँ। तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। कल जब तुम्हारी बारी होगी तो मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। इस तरह दबंग चुड़ैल ने गांव में हो रही रामलीला के लिए सभी कलाकारों को तैयार कर दिया। सरपंच की नाक बज गई। सारे गांव के लोग बैठकर रामलीला देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तुम ना होती तो रामलीला आज नहीं होने वाली थी दबंग चुड़ैल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी मुसीबत में होता हूँ तुम किसी फरिश्ते की तरह मुझे बचा लेती हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं रामलीला सबसे आगे बैठकर देखूंगी। हाँ। सरपंच हंसते हुए दबंग चुड़ैल को सबसे आगे ले जाता है और फिर दबंग चुड़ैल भी गांव वालों के साथ बैठकर रामलीला का मजा लेती है। सुबह की हल्की हल्की ठंड में दबंग चुड़ैल मीठी नींद में खोई हुई थी। जानवरों के शोर से उसकी आंख खुलती है। वो उठकर इधर उधर देखती है, तब उसे एक लड़की वहां से भागती हुई जाती दिखाई देती है और उसके पीछे गांव के 2-3 आदमी भी भाग रहे थे। ये देखकर दबंग चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। मेरे जंगल में सुबह सुबह वो भी एक लड़की का पीछा किया जा रहा है। तभी दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर उस लड़की के पास पहुंच जाती है। पीछे से भागकर आने वाले वो चारों आदमी भी रुक जाते हैं। अरे तुम तो भोलू हो ना? भोलू, तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? क्या बताऊं दबंग चुड़ैल, इस लड़की ने कल से बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। पूरे पैसे भी ले लिए हैं और अब एक्टिंग करने से मना कर रही है। सरपंच जी ने इससे कहा था या तो पैसे वापस कर दो या एक्टिंग कर लो, लेकिन ये बिना पैसे वापस दिए यहाँ से जा रही है। तुम बताओ लड़की, क्या ये भोलू बिल्कुल सही कह रहा है? हाँ, कह तो बिल्कुल सही रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सूपनेखा का रोल है। कल रिहर्सल हो रही थी तो मुझे पता चला उसमें तो उसकी नाक काटी जाएगी। और ये देखो लक्ष्मण ने क्या किया, मेरी नाक पर कितना निशान पड़ गया है। अगर सचमुच मेरी नाक कट गई तो मैं कितनी भद्दी लगूंगी। क्यों रे भोलू, ये शूर्पणखा कौन थी?
क्या दबंग चुड़ैल, तुम्हें ये भी नहीं पता शूर्पणखा रावण की बहन थी जिसकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी, और उसी के ऊपर ही रावण को फिर गुस्सा आया और वो सीता मैया को ले गए थे। अच्छा अच्छा, वो वाली शूर्पणखा। फिर तो लड़की, तुम्हें वो अपना रोल पूरा करना चाहिए। तुमने पैसे जो लिए हैं। नहीं नहीं, देखो उसने मेरी नाक पर तीर मारा, कितना गहरा निशान पड़ गया है। अगर मेरी नाक कट गई तो? पर अभी कटी तो नहीं है ना। दबंग चुड़ैल, तुम ही कुछ करो वरना सरपंच जी हमें बहुत सुनाएंगे। वो लड़की वहां से फिर से भागने लगती है। तब दबंग चुड़ैल उसे हाथ से पकड़कर वापस ले आती है और फिर सबके सब कुछ सरपंच के पास जाते हैं। नहीं नहीं दबंग चुड़ैल, ऐसी बात नहीं है। मैं इस लड़की से काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसने जो पैसे लिए हैं वो तो वापस करे। बिना काम के पैसे कैसे? ठीक है, ले लो पैसे। वैसे मुझे बहुत जरूरत थी पैसों की, तभी मैंने इस काम के लिए हाँ किया था। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो तुम इन पैसों को ले जाओ। सरपंच जी, हम कुछ और कर लेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं रामलीला करा कर ही गलती कर रहा हूँ। कभी कोई कलाकार रूठ जाता है, कभी कोई भाग जाता है, कभी किसी को पेट में दर्द हो जाता है, किसी के सर में दर्द हो जाता है। सरपंच जी, आप कहो तो मैं शूर्पणखा बन जाता हूँ। मैं ये पैसे लेकर चली जाऊँ या वापस करूँ? अब दबंग चुड़ैल ने कह दिया है तो जाओ। तुम इन पैसों को लेकर चले जाओ, लेकिन आइंदा से कभी किसी से झूठा वादा मत करना। तुमने लास्ट टाइम पर धोखा दिया है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। भोलू वगैरह से सरपंच बात करने लगता है। दबंग चुड़ैल भी वहाँ से जाने लगती है कि तभी सरपंच दबंग चुड़ैल को रोक लेता है। दबंग चुड़ैल, बस एक काम और, आखिरी काम, उसके बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं शूर्पणखा नहीं बनूंगी। कुछ भी हो जाए मैं नहीं बनूंगी। इस बारी आपने रामलीला क्या कराई है, मुझे ही पूरी रामलीला के किरदार दे दिए। मैं दबंग चुड़ैल हूँ और दबंग चुड़ैल रहना ही पसंद करूंगी। सरपंच जी लाचार नजरों से दबंग चुड़ैल को देख रहे थे। तभी दबंग चुड़ैल वहाँ से गायब होकर जंगल आ जाती है। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या मैं क्या सुन रहा हूँ दबंग चुड़ैल? तुम अपने आप को बुद्धू कह रही हो? नहीं नहीं, मैं तो कहावत कह रही थी। अपनी जान बचा कर आई हूँ, वरना आज लक्ष्मण के तीर से मेरी ही नाक कट जाती। दबंग चुड़ैल, यहाँ नदी के पास बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं, अमरूद खाने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो जल्दी चलते हैं। बंदर उछलता हुआ वहाँ तक जाता है और दबंग चुड़ैल वहीं पेड़ से गायब हो सीधा अमरूद के पेड़ के पास पहुँच जाती है। फिर वो लोग वहाँ से पके पके अमरूद तोड़ते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। उसके बाद वापस दबंग चुड़ैल अपने पेड़ पर आती है और सो जाती है। शाम को जब वो उठती है तो उसे सरपंच की बात याद आती है। वो ये देखने के लिए कि शूर्पणखा मिली या नहीं, गांव की रामलीला में पहुंच जाती है। वहां पर वो सरपंच को इधर से उधर बेचैनी में घूमता हुआ देखती है। तभी भोलू जाकर सरपंच से कहता है, मैंने अपनी बहन से कहा था कि वो थोड़ी देर के लिए शूर्पणखा बन जाए, लेकिन सरपंच उसने भी मना कर दिया है। गांव की कई लड़कियों ने मना कर दिया है। मेरी बात मानो तो इस सीन को हम लोग काट ही देते हैं। चुप हो जा भोलू, ये सीन ही तो सारी रामायण की जान है। अगर लक्ष्मण उसकी नाक न काटता तो रावण को गुस्सा नहीं आता, और अगर उसको गुस्सा नहीं आता तो फिर सीता मैया को वो अपहरण करके नहीं लेकर जाता, और ना ही फिर राम और रावण का युद्ध होता। सारी रामलीला इस एक सीन के ऊपर ही टिकी हुई है, और तू कह रहा है कि मैं इसे ही हटा दूं? फिर अब आप क्या करेंगे? थोड़ी देर में तो रामलीला शुरू हो जाएगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, थोड़ी देर में रामलीला शुरू हो जाएगी और शूर्पणखा अभी तक हमें नहीं मिली है। दबंग चुड़ैल ने भी मना कर दिया। ये सुनते ही दबंग चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं तो बस इसी गाने पर डांस करते हुए अच्छी लगती हूँ, बाकी मुझे नहीं करनी कोई एक्टिंग। सरपंच जी कुछ भी कह ले, मैं शूर्पणखा नहीं बनूंगी। दबंग चुड़ैल आराम से लेट जाती है। दोनों हाथ करके नीचे रखकर एक पैर के ऊपर पैर रखकर वो सीटी बजा रही थी, पर रह रहकर उसको सरपंच जी का चेहरा नजर आ रहा था, जो बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जाऊं या ना जाऊं। सरपंच जी की बेइज्जती हो जाएगी और उनकी सारी मेहनत पर पानी भी फिर जाएगा। उन्होंने इस बार बहुत खर्चा किया है रामलीला पर। दबंग चुड़ैल इसी उधेड़ बुन में थी कि तभी वो वहाँ से गायब होकर रामलीला के मंच के पीछे पहुंच जाती है। यहाँ सरपंच एक औरत से शूर्पणखा बनने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सरपंच जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बस मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तीर चले और मेरी आंख में लग जाए, मेरी नाक कट जाए, मेरा चेहरा खराब हो गया तो फिर क्या होगा? मैं तो बदसूरत दिखाई दूंगी। हे भगवान, वही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीर असली नहीं है, नकली है, और लक्ष्मण ने तुम्हारी नाक काटने की सिर्फ एक्टिंग करनी है। सचमुच में नाक नहीं काट देगा। वो औरत भी मना करके चली जाती है और तभी स्टेज का पर्दा उठता है। इस स्टेज पर सीता मैया कुछ काम कर रही है। राम एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और लक्ष्मण अपने धनुष बाण को देख परख रहे हैं।
सरपंच जी कुछ कीजिए, अगले सीन में शूर्पणखा को स्टेज पर आना है। किसी औरत से आप बात कर रहे थे, वो राजी हुई या नहीं हुई? नहीं भैया, उसने भी मना कर दिया है। अब तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसा करो, आज की रामलीला यहीं पर ही समाप्त कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो पर्दा उठाए, अभी गिरा दें, सारा गांव हम पर हंसेगा। फिर मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तुम देख लो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तभी उस आदमी और सरपंच जी को आवाज सुनाई देती है, जिसमें एक औरत स्टेज पर कह रही थी, तुम तो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे मनमोहन चेहरे ने मुझे मोह लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई से विवाह कर लो। तुम तो देख ही रहे हो कि मेरे साथ मेरी स्त्री है। अच्छा, तो ये सुंदर स्त्री तुम्हारी भार्या है? कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई भी तुमसे कम सुंदर नहीं है। मैं इसी से शादी कर लूंगी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? और मैं तुमसे क्यों शादी करूं? जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान कर रही हूँ। तुम मुझसे विवाह कर लो। सुनो, तुम्हें लगता है सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे विवाह नहीं करना है। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तुमसे विवाह किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और वो अपनी कमान में से तीर निकालकर शूर्पणखा की नाक को काट देता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अभिमानी मनुष्य। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मैं अपने इस अपमान का बदला जल्दी ही लूंगी। ये कहकर दबंग चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। सारे गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उधर वो आदमी और सरपंच जी दबंग चुड़ैल की एक्टिंग देखकर बहुत खुश होते हैं। तब सरपंच जी भागकर दबंग चुड़ैल के पास जाते हैं। तुमने तो कमाल कर दिया। क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है तुमने, तो मेरी लाज रख ली। अब मैं क्या करूं? मैं आपको परेशान भी तो नहीं देख सकती थी। मैंने देखा था वो आदमी जब बताने के लिए आया तो आप कितना परेशान थे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक बारी और स्टेज पर उतरकर एक्टिंग कर लेती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस सरपंच जी, इसके बाद मुझे कुछ भी बनने के लिए मत कहना। आपने जितने भी लोगों से बात करी, सचमुच में उनका डर बिल्कुल सच था। मैं तो एक चुड़ैल हूँ, फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं सचमुच में मेरी नाक न कट जाए। ये कहकर दबंग चुड़ैल हंसने लगती है और सरपंच भी हंसने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उस दिन की रामायण का वो पार्ट भी खत्म हो जाता है। सब लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सब लोग जाते समय शूर्पणखा की हुई एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। सचमुच में क्या कमाल की एक्टिंग करी। बिल्कुल ऐसा लगा कि सचमुच में एक राक्षसनी स्टेज पर खड़ी है। सही कह रही हो बहन, मैं तो सचमुच में बड़ी खुश हूँ इस बारी की रामलीला को देखकर। तुम सब तो खुश हो रहे हो और एक मैं हूँ जिसे एक्टिंग नहीं आती, फिर भी एक्टिंग करनी पड़ रही है। फिर दबंग चुड़ैल हंसते हुए अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। रामलीला का मंच सजा हुआ था। आज गांव में रामलीला का दूसरा दिन था। सब लोग राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के यहाँ पर जाते हुए देख रहे थे। दबंग चुड़ैल भी पहली पंक्ति में बैठकर रामलीला देख रही थी कि तभी कोने पे खड़े हुए सरपंच पर उसकी नजर पड़ती है, जो इशारे से दबंग चुड़ैल को अपने पास बुला रहे थे। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना सरपंच। कुछ भी कहे, लेकिन मुझे भी और लोगों के साथ बैठकर रामलीला देखनी है। पर ये मुझे बुला क्यों रहे हैं? आज तो मैंने रूप भी अलग तरह का भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। दबंग चुड़ैल तुरंत वहां से गायब हो जाती है। आसपास के लोग बैठे हुए इधर उधर उसको ढूंढने लगते हैं कि सामने बैठी हुई लड़की कहाँ गई। दबंग चुड़ैल वहां से गायब होकर सीधा अपने पेड़ पर आकर बैठ जाती है। रामलीला भी नहीं देखी। वैसे सरपंच जी मुझे बुला क्यों रहे होंगे? मैंने तो सारा इंतजाम भी कर दिया था। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अभी बहुत तेज नींद आ रही है, सो जाती हूँ। ये सोचकर दबंग चुड़ैल आंखें बंद कर लेती है कि तभी दो आदमी नीचे से दबंग चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। दबंग चुड़ैल, तुम्हें सरपंच जी बुला रहे हैं। रामलीला में बड़ी ही गड़बड़ हो गई है। मुझे तो कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही थी। रामलीला बड़े आराम से चल रही थी। अरे दबंग चुड़ैल, अभी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद की जो रामलीला होगी उसमें बहुत गड़बड़ होने वाली है। रामलीला की ताड़का बीमार हो गई है। ताड़का बीमार हो गई? वो कौन है? तुम कैसी बातें कर रही हो दबंग चुड़ैल? क्या तुमने कभी अपने बचपन में रामलीला नहीं देखी है? ताड़का वो जिसे राम और लक्ष्मण अभी मारने वाले हैं। जो ताड़का बनी थी वो बीमार हो गई है। उसे पेट में बहुत तेज दर्द है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? नालायक को जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, दबंग चुड़ैल हूँ, दबंग चुड़ैल। देखो दबंग चुड़ैल, हम भी जानते हैं कि तुम दबंग चुड़ैल हो, लेकिन अभी सरपंच जी ने आपको बुलाया है तो रामलीला के वास्ते वहाँ चलो, वरना सरपंच जी हम दोनों को मार मार कर मोर बना देंगे। क्या मुसीबत है, न दिन में चैन है न रात में चैन है। चलो चलती हूँ। दबंग चुड़ैल वहाँ से गायब हो सीधा रामलीला में सरपंच के पास पहुँच जाती है। दबंग चुड़ैल, बहुत गड़बड़ हो गई है। ताड़का बीमार हो गई है और अगला सीन ताड़का का ही है। इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप किसी ऐसे कलाकार को पकड़ ले जो ये रोल प्ले कर दे। मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ?
तुम्हें बस कुछ नहीं करना है दबंग चुड़ैल। तुम अपने असली रूप में आकर ताड़का के कपड़े पहनकर स्टेज पर आ जाओ, राम से युद्ध करो और मर जाओ। सरपंच जी, आप तो मुझे बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते हो। मैं चुड़ैल हूँ मान लिया, मैं कपड़े पहनकर स्टेज पर आ भी जाऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ताड़का कौन थी और उसे राम ने क्यों मारा था। अरे हाँ, कलाकार को भी तो बताना पड़ता है, तुम्हें भी बताना पड़ेगा। रुको, मैं तुम्हें बहुत ही कम शब्दों में समझाता हूँ। तुम ये तो जानती हो ना कि रामलीला रावण, राम, लक्ष्मण, सीता के बीच में हुई थी। राम और लक्ष्मण छोटे थे तो उन्हें विश्वामित्र अपने साथ जंगल लेकर गए थे। वहाँ पर एक राक्षसी थी जिसका नाम ताड़का था। वो जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को यज्ञ नहीं करने देती थी, जिसके लिए विश्वामित्र ने राम से कहा था कि वो उसका वध कर दे, और उसका संबंध रावण से भी था। अच्छा, मैं समझ गई। वो रावण की बहन ना, जिसकी लक्ष्मण ने नाक काट दी थी। नहीं, वो तो कोई और थी। ताड़का को तो रावण ने सूबे का अधिपति बनाया था। ये ताड़का मारिच और सुबाहु की माँ थी। जन्म से तो ये यक्षिणी थी, लेकिन विवाह राक्षस से होने के कारण राक्षसी बन गई और असुरी वृत्ति ही अपना ली। रावण ने इसकी शक्ति देखते हुए इसे अपने अधिकृत सूबे का अधिपति नियुक्त किया, जहाँ ये ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे। अब समझ में आ गया। इससे लंबी रामायण में अभी तुम्हें नहीं सुना सकता। दबंग चुड़ैल, बस तुम जल्दी से जाकर ताड़का के कपड़े पहनो और स्टेज पर उतर जाओ। सरपंच जी, आपने खामखा ही इन कलाकारों को इतनी दूर से बुलाया। मुझे ही बोल देते, मैं अलग अलग रूपों में आकर पूरे स्टेज पर रामलीला दिखा देती। ये सुनकर सरपंच जी हंसने लगे और फिर हाथ जोड़कर दबंग चुड़ैल से ताड़का का रोल करने के लिए कहा। तब तक स्टेज पर पर्दा गिर गया था और अगले दृश्य में राम, लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल जंगल घूम रहे थे। पुत्र राम, लक्ष्मण, देख रहे हो, यहाँ पर अभी ये सभी साधु संत महात्मा यज्ञ करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ताड़का यहाँ पर आकर फिर से इस यज्ञ को खराब करेगी। अब समय आ गया है कि तुम उसका वध कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। भ्राता लक्ष्मण, तुम अपने धनुष बाण को लेकर सतर्क रहो। तभी स्टेज पर जोर जोर से बिजलियां चमकने लगती हैं, गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दबंग चुड़ैल ताड़का के रंग बिरंगे कपड़ों पर स्टेज पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे देखो देखो, ये तो असली की राक्षसनी लग रही है। अरे बाबा, इस बारी तो सरपंच जी ने कमाल की रामलीला रखी है। देखो तो बिल्कुल असली की राक्षसनी लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे तो ये दबंग चुड़ैल लग रही है। तभी एक आदमी शोर शराबा सुनकर स्टेज पर आता है और वो पर्दा गिराकर सबसे निवेदन करता है, भाइयों और बहनों, आगे की रामलीला का पाठ शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया करके शांत हो जाइए और रामलीला का मजा लीजिए। अरे भैया, तुम आगे से हटोगे तो हम रामलीला देखेंगे ना। तुमने तो आकर इस स्टेज पर पर्दा ही गिरा दिया। कृपया शांति बनाए रखिए। बस अभी आपके सामने फिर से पर्दा उठने वाला है और आप देखेंगे कि राम और ताड़का के बीच में कैसे युद्ध हुआ। फिर वो आदमी स्टेज से हट जाता है और पर्दा ऊपर हो जाता है। तभी सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। भैया राम, मुझे आज्ञा दीजिए, इस राक्षसनी को तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तनिक शांत हो जाओ अनुज, गुरुदेव की आज्ञा है कि मुझे ताड़का का वध करना है। मैं हूँ ताड़का और मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम दोनों तपस्वी बालक, तुमने क्या सोचा कि तुम ये लकड़ी के बने हुए धनुष बाण चलाओगे और मेरा वध कर दोगे? असंभव, असंभव, असंभव। ताड़का के ऐसे बोलते ही सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। ये तो कमाल की एक्टिंग है, कितनी जोरदार आवाज है, कितनी अच्छी एक्टिंग की है। मेरे गांव के भोले भाले निवासी नहीं जानते कि यहाँ तो सचमुच में एक चुड़ैल खड़ी है और मुझे ये सब बोलते हुए कितना अजीब लग रहा है। तभी दबंग चुड़ैल अपना सर झटकती है और राम को युद्ध के लिए ललकारती है। तेरा वध करना बहुत ही आवश्यक है। ये कहकर राम अपने धनुष पर तीर चला लेता है और उसे दबंग चुड़ैल की तरफ छोड़ देता है। आदत से मजबूर दबंग चुड़ैल उस तीर को अपने हाथ से पकड़कर फेंक देती है। तभी पर्दे के पीछे से कोई दबंग चुड़ैल से कहता है कि तुम्हें ये तीर फेंकना नहीं है, उसे अपने लग जाने देना है और फिर तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं स्टेज पर खड़ी हूँ। राम, चलाओ तीर। ये बातें तुम्हें स्टेज पर नहीं करनी है दबंग चुड़ैल। तुम समझने की कोशिश करो, तुम ताड़का बनी हो, तुम्हें राम अभी मारेगा और तुम्हें मर जाना है। तभी स्टेज पर एक बारी फिर राम अपने धनुष पर तीर लगाता है और तीर ताड़का को जाकर लगता है। तुमने मुझे तीर मारकर मारना तो चाहा है राम, और मैं तुम्हें बता दूं, मेरे मरते ही मेरे दोनों पुत्र तुमसे बदला अवश्य लेंगे। सावधान हो जाओ राम, सावधान हो जाओ।
ये कहकर स्टेज पर दबंग चुड़ैल मरने की एक्टिंग करती है और तभी पर्दा नीचे गिर जाता है। सभी गांव वाले जोर से ताली बजाते हैं और स्टेज के पीछे। वाह, आपने तो कमाल की एक्टिंग करी है और आपका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है। आप हमारे ग्रुप से तो नहीं है? आप कहाँ से आई हैं? मैं यही जंगल में रहती हूँ। दबंग चुड़ैल नाम है मेरा। दबंग चुड़ैल? भला ये कैसा नाम है? क्या कोई अपने आप को चुड़ैल कहलाना भी पसंद करता है? तभी दबंग चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर राम घबरा जाता है। हुड हुड दबंग दबंग दबंग, हुड हुड दबंग दबंग दबंग, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल ताड़का बनी डार्लिंग तेरे लिए। अब समझ में आया, मेरा नाम दबंग चुड़ैल इसलिए है क्योंकि मैं एक चुड़ैल ही हूँ और जंगल में रहती हूँ और यहाँ तुम्हारे सामने अभी ताड़का बनी हुई थी। भागो, ये तो यहाँ पर चुड़ैल रहती है। इस रामलीला में चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत करना वरना ये सारी रामलीला खराब हो जाएगी। ये दबंग चुड़ैल है लेकिन ये बहुत अच्छी है, लोगों की मदद करती है। ये हमारी मदद के लिए ही यहाँ पर आई थी। मैं इतने सालों से रामलीला में राम बन रहा हूँ लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी चुड़ैल से लड़ाई की है। सरपंच जी, आपने ही ये बीज बोया है, अब आप ही काटिए, मैं तो जा रही हूँ सोने। हाँ हाँ दबंग चुड़ैल, अब तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मुझे तो आप बुला ही लेंगे, लेकिन पहले अपने राम को संभालिए, देखो ये बेहोश होने वाला है। ये कहकर दबंग चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सरपंच और बाकी सब लोग भी वहां पर इकट्ठा होकर राम को होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आते ही राम बना लड़का फिर से चुड़ैल चुड़ैल बोलकर बेहोश हो जाता है। राम की हालत को देखकर स्टेज पर एक आदमी सभी गांव वालों से निवेदन करता है कि रामलीला का अगला दृश्य अगले दिन दिखाया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं। फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है और बड़ी मुश्किल से राम को समझाया जाता है कि वो दबंग चुड़ैल सचमुच में लोगों की मदद करती है। मैं एक ही शर्त पर अब काम करूंगा, अगर वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं आएगी तो। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। और उधर दबंग चुड़ैल पेड़ पर बैठे हुए जोर जोर से हंस रही थी। मजा आ गया, आज तो स्टेज पर एक्टिंग करके मैंने क्या कमाल की एक्टिंग की। सब लोगों को सचमुच में ही लगा कि स्टेज पर ताड़का है। हुड हुड दबंग दबंग दबंग, हुड हुड दबंग दबंग दबंग। ये क्या दबंग चुड़ैल, रात को क्यों नाच रही हो? सोने दो, बहुत तेज नींद आ रही है। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई, रात हो गई। चलो चलो मेरे दोस्तों, सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। और ये कहकर दबंग चुड़ैल भी सो जाती है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका था। गांव में भी बड़ी रौनक हो रखी थी कि तभी गांव के सरपंच ने गांव वालों को बताया कि नदी किनारे सर्कस लगने वाला है। सर्कस का नाम सुनते ही सारे गांव के बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर एक दिन एक बड़ा सा ट्रक नदी किनारे आकर रुका और उसमें से सर्कस का सामान उतरने लगा। जब सर्कस का पूरा सामान अच्छे से तैयार हो गया, तब वहां पर 2 ट्रक और आए, जिसमें तरह तरह के जानवर थे, कलाकार थे। गांव के लोग और बच्चे सब उन्हें देखने के लिए नदी के किनारे उमड़ पड़े। बड़ी रौनक हो गई है जब से यहाँ पर सर्कस लगने का पता चला है। चलो, इस बहाने लोगों का आना जाना लगा रहेगा और मेरा मन भी लगा रहेगा। तभी मनसुख और धनसुख दूर से आते हुए दिखाई दिए। क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो। आज तो तुम दोनों नए नए कपड़े पहने हुए हो। कहाँ जा रहे हो? ये लो, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। नदी पर सर्कस लगा है, क्या तुम्हें नहीं पता? हम लोग तो बस वहां पर देखने जा रहे हैं कि पूरी तैयारी हो गई है या नहीं। मुझे तो लगता है मैं तो बहुत छोटा था जब मैं अपने बाबा के साथ दूसरे गांव में सर्कस देखने गया था। आज देखो, कितने सालों बाद मैं अपने गांव में सर्कस देख रहा हूँ। ये लो, जब इतने बड़े बड़े लोग बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं तो बच्चों का क्या हाल होगा। तुम भी चलो दबंग चुड़ैल, तुम भी सर्कस देखना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, अभी तो वहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। जब शुरू होगा तब देखूंगी, अभी तुम लोग जाओ। 2 दिन बाद ही वहाँ पर सर्कस शुरू हो जाता है। सुबह के शो में आधा गांव सर्कस के अंदर ही था। दबंग चुड़ैल भी वहाँ पर रूप बदलकर पहुँच गई। उसने देखा इस स्टेज पर तरह तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग ऊपर हवा में इधर से उधर उछल रहे हैं और एक बड़ी सी रस्सी पर एक आदमी आंख बंद करके साइकिल चला रहा है। एक आदमी ने शेरों को करतब दिखाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल किया। फिर सारे शेर उसके कहे अनुसार करतब दिखाने लगे।
और फिर बड़े बड़े हाथियों की बारी आई, जो एक के पीछे एक कमर पर अपने पैरों को रखे रेलगाड़ी की तरह सर्कस में चक्कर लगा रहे थे। माँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी हाथी के ऊपर बैठना है। चुपचाप से सर्कस देखो वरना एक थप्पड़ मारूंगी। माँ की बात सुनकर वो बच्चा चुप हो गया और दबंग चुड़ैल हंसने लगी थी। बचपन में जब वो सर्कस देखने गई थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। सर्कस का शो खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए और दूसरे शो के सर्कस की साफ सफाई होनी शुरू हो गई और सभी कलाकार और जानवर खाना खाने चले गए। दबंग चुड़ैल भी वहाँ से निकलकर नदी किनारे घूमने लगी। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकी और कुछ कलाकार उसमें बैठकर चले गए। एक आदमी उनके पीछे पीछे भागा जा रहा था, पर अचानक से वो लड़खड़ाकर गिर गया। दबंग चुड़ैल ने जाकर उसे पकड़ लिया। अरे चाचा, चोट तो नहीं आई? इस उम्र में इतना तेज भागने की क्या जरूरत थी? कौन लोग हैं वो? मेरा नाम घनश्याम है और मैं सर्कस का मालिक हूँ। इन कलाकारों ने पैसे तो लिए लेकिन काम करने से मना कर दिया और सर्कस को बीच में छोड़कर चले गए। अभी थोड़ी देर में दूसरा शो शुरू होने वाला है, अब मैं क्या करूंगा? तुम्हारे इस तरह पीछा करने से वो वापस नहीं आने वाले। तुम कुछ और कलाकारों को बुला लो। इतना आसान नहीं है सर्कस चलाना, इतने कलाकारों को पैसे देना और उनका खाना पीना, जानवरों का खाना पीना और उनका रहन सहन सब कुछ संभालना होता है। मैं अपने पापा के साथ बचपन से यही काम करते हुए आ रहा हूँ और कोई दूसरा काम करने की उम्र नहीं रही। अगर दूसरा शो नहीं चला तो मेरा सर्कस डूब जाएगा। दबंग चुड़ैल उन्हें आराम से सर्कस के अंदर छोड़ देती है और फिर पेड़ पर आकर वो घनश्याम की बातों को सोचने लगती है। अपनी ताकत इकट्ठा करने के लिए वो जोर से खड़ी होती है और हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। चुड़ैल तैयार हुई सर्कस दिखाने के लिए। बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। ये काम तो मैं कर सकती हूँ और दबंग चुड़ैल का काम ही सबकी मदद करना है। तभी वहाँ पर नीचे से इंस्पेक्टर खेकड़ा अपने 2 सिपाहियों के साथ सर्कस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। क्या बात है इंस्पेक्टर खेकड़ा, आजकल नाराज चल रहे हो क्या? यहाँ से जा रहे हो और न दुआ न सलाम। क्यों? अरे नहीं दबंग चुड़ैल, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस सर्कस में सिपाहियों की ड्यूटी लगी हुई है, इसलिए राउंड पर जा रहा था। तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया। और बताओ कैसी हो और क्या कर रही हो आजकल? सुनो, अगर तुम मिल ही गए हो तो एक काम की बात कर लेते हैं। हाँ बताओ क्या काम है? किसी को पकड़कर जेल के अंदर डालना है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर खेकड़ा। इस सर्कस का मालिक घनश्याम बेचारा बड़ा ही दुखी है। उसका दूसरा शो होने वाला है और उसके कुछ कलाकार चले गए हैं। मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। साहब, दबंग चुड़ैल चाहती है कि हम पुलिस की नौकरी छोड़कर नौटंकी करें। कसम से यही बात तुमने बगैर वर्दी के कही होती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती, लेकिन क्या करें, दबंग चुड़ैल वर्दी की बड़ी इज्जत करती है। ये सुनते ही सिपाही चुप हो जाता है। फिर दबंग चुड़ैल खेकड़ा को बताती है कि वो घनश्याम की मदद करने के लिए सर्कस में काम करने जा रही है। बस तुम्हारे एक सिपाही की मदद चाहिए। अब तुम इतने प्यार से बोलोगी और वो भी किसी मदद के लिए, तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, मैं सिपाही तुम्हें देता हूँ, जो तुम्हें करना है करो। साहब, मैं आपके साथ ही रहूंगा, मुझसे नहीं होगी ये नौटंकी। नौटंकी तो दूर की बात है, तुझसे तो अपनी ड्यूटी भी ढंग से नहीं होती है। ऐसा मत कहो, ड्यूटी मैं बहुत ईमानदारी से करता हूँ। फिर दबंग चुड़ैल सर्कस के बाहर जाकर वहाँ से सिपाही को खेकड़ा के कहने पर साथ में ले लेती है और उसे कुछ कुछ बातें समझ आती है। फिर वो घनश्याम के पास जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुमसे ये काम नहीं होगा। ये तो कलाकार सालों से सीखते आते हैं, तब करते हैं। मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, बस आप मुझे बताओ कि क्या क्या करना है। कभी पहले सर्कस में काम किया है? अरे भाई, इनको सर्कस में काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको सर्कस में नचा सकती हैं। लगता है फिर तो तुम्हें बहुत सारे करतब आते होंगे। अब क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो दबंग चुड़ैल? इसको भी तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ पर करतब दिखाए जाएंगे। चुड़ैल का नाम सुनते ही सर्कस का मालिक घनश्याम कांपने लगा। अरे चाचा, परेशान मत हो, मैं
कोई लोगों को मार कर खाने वाली चुड़ैल नहीं हूँ। मैं हूँ दबंग चुड़ैल। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तभी सिपाही भी दबंग चुड़ैल के साथ नाचने लगता है और दबंग चुड़ैल कभी इंस्पेक्टर का तो कभी मुन्नी का और कभी चुड़ैल का तो कभी एक लड़की का रूप भरकर दिखाती है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उन दोनों को इस तरह नाचते हुए देखकर घनश्याम का डर भी खत्म हो जाता है और वो भी उनके साथ नाचने लगता है और तभी लोगों का आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सर्कस में भीड़ भर जाती है। देखो दबंग चुड़ैल, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें 2-3 करतब दिखाने हैं हवा में, इधर से उधर तुम्हें 10 चक्कर लगाने हैं। इस रस्सी को छोड़कर उस रस्सी पर, उस रस्सी को छोड़कर उस रस्सी पर करतब दिखाने हैं। वो रस्सी देख रही हो, इधर से उधर उस पर तुम्हें आंखें बंद करके साइकिल चलानी है। और उसके बाद देखो वो जो गोला है, वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। तुम्हें आंख बंद करके उसके चारों तरफ निशाना लगाना है। अच्छा, बस इतना सा काम है? ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। पर मेरा क्या काम होगा दबंग चुड़ैल? ये जितने भी करतब हैं तुम उसमें मेरे साथ रहोगे। अरे बाप रे बाप, ये सब तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तभी दबंग चुड़ैल अपने जादू से उसे हवा में उछाल देती है। वो दोनों हाथ पैर हवा में मारने लगता है। बस तुम तैयार रहो, मैं सब कुछ जादू से करूंगी और देख लेना सब लोग बहुत खुश होंगे। सारा सर्कस लोगों से खचाखच भर चुका था और अब बारी थी स्टेज पर करतब कराने की। दबंग चुड़ैल ने एक सफेद रंग की चमकीली सी ड्रेस पहनी हुई थी। वो करतब दिखाने के लिए बड़ी सीढ़ी से चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाती है और फिर दूसरे छोर पर खड़े हुए सिपाही को इशारा करती है। वो वहां से एक रस्सी दबंग चुड़ैल की तरफ फेंकता है। दबंग चुड़ैल उस पर लटक कर इधर से उधर और उधर से इधर घूमने लगती है। सभी लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। घनश्याम भी खुश हो जाता है कि ये तो कलाकारों से भी अच्छा करतब कर रही है। फिर दबंग चुड़ैल एक बड़ी सी बॉल पर अपने पंजों के बल चलते चलते उसे गोल गोल घुमा रही थी और उसके बाद उस रस्सी पर भी चलती है जिस पर उसे आंख बंद करके साइकिल चलानी थी। सारी पब्लिक कितनी खुश हो रही है। उन्हें क्या पता कि रस्सी पर दबंग चुड़ैल है और ये काली पट्टी। मुझे तो इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ भी कहो, बड़ा मजा आ रहा है। दिल तो कर रहा है रस्सी के बीच में पहुंचकर अपने गाने पर डांस कर लूं। क्या सोच रही हो दबंग चुड़ैल? डर लग रहा है? दबंग चुड़ैल और डर? अभी देख मैं कैसे साइकिल चलाती हूँ। और फिर दबंग चुड़ैल 2-3 बारी उस रस्सी पर इधर से उधर से इधर साइकिल चलाकर लोगों का मनोरंजन करती है। शो खत्म हो जाता है और सब लोग चले जाते हैं। घनश्याम दबंग चुड़ैल से, तुमने तो कमाल कर दिया दबंग चुड़ैल, इतना अच्छा करतब दिखाया। क्या कलाकार दिखाते। अरे बेफिक्र रहो चाचा, जब तक तुम्हारा सर्कस यहाँ पर है दबंग चुड़ैल सर्कस में ही नजर आएगी। उसके बाद दबंग चुड़ैल हर दिन होने वाले सर्कस में करतब दिखाती है।